The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिससे आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स को आपस में रिलेट करते हो। सबसे पहले आपने कुछ फॉर्मूलेज याद किए जिससे आप लोग W को कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आपके पास पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो या फिर आपके पास पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो। उसके बाद आपने कहा कि आपके सिलेबस में दो टाइप की थ्योरीज है, एनसेम्बल हाइपोथेसिस और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एनसेम्बल हाइपोथेसिस का जनरल इंट्रोडक्शन सिलेबस में था तो आपने वहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद आपने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना शुरू किया और वहाँ पर आप लोगों ने पार्टीशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद आपने कुछ फीचर्स देखे पार्टीशन फंक्शन के और लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो आपके पार्टीशन फंक्शन रिलेटेड थे। और उसके बाद हम लोगों ने वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन को स्टार्ट किया था और कुछ एक्सप्रेशन को हमने वहाँ पर याद किया था। आज इस क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ एक्सप्रेशन को याद करेंगे और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो आपसे CSIR नेट के अंदर या फिर गेट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 7 of Statistical Thermodynamics. अभी तक हम लोग 6 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पर बनाई हुई है, आपको हर एक लेक्चर्स अलग से वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ से लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, आपको क्वांटम पढ़ना है तो आप वहाँ पर जाकर उसे पढ़ सकते हो। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि आपका जो वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन है वो आपको उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन क्या होगा। आपने कहा था कि आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर दो अप्रोच के साथ पढ़ते हो, एक आपके पास होती है बिफोर क्वांटम, एक आपके पास होती है आफ्टर क्वांटम। जनरली बिफोर क्वांटम वाले को ही आप लोग क्या मानते हो, प्योर स्टैटिस्टिकल मानते हो। तो ये जो चार्ट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, आपको सिर्फ ये चार्ट याद करना था वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन के कोरस्पोंडिंग। आप इस चार्ट को याद कर लोगे और जो कुछ एक्सप्रेशन मैं आपको आज ही क्लास में बताऊंगा, अगर वो एक्सप्रेशन आपने याद कर लिए तो आप जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन के उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका वो एग्जाम CSIR नेट का या फिर गेट का हुआ या फिर अदर आपके पास जो PhD एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके अंदर जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आज के लेक्चर्स और लास्ट लेक्चर के आप कंबाइन करके सारा देख लोगे तो आपके वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इन फंक्शन का मैं आपको यूज कराऊंगा आज और कुछ आपको मैं फंक्शंस और बताऊंगा कि जो आपके देखोगे लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, क्योंकि आपने कहा था कि वाइब्रेशन के जो लेवल के जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग बराबर होता है आपके KT के बराबर। जो आपका KT जो होता है वो आपका लगभग बराबर होता है उस एनर्जी गैप के। अगर वो लगभग बराबर है तो लो टेम्परेचर के ऊपर आपकी वैल्यू अलग निकल कर आती है और हाई टेम्परेचर के ऊपर आपके पास वैल्यू अलग निकल कर आती है। आप कहते भी हो कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। वहाँ लेक्चर के अंदर मैंने आपको जब इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर आप लोग लो टेम्परेचर को लेकर चलोगे तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपका इंटरनल एनर्जी में जितना कंट्रीब्यूट करता है उस कंट्रीब्यूशन को आप लोग जीरो लेकर चलते हो। अगर आप लोग हाई टेम्परेचर की बात करते हो तो कंट्रीब्यूशन आपका RT हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर, और मैंने आपको वहाँ पर कहा था ये टॉपिक आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का है। हम लोग यहाँ पर उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको CP और CV की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रूव करेंगे कि जो आपका इंटरनल एनर्जी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का वो लो टेम्परेचर के ऊपर जीरो क्यों होता है और हाई टेम्परेचर के ऊपर आपका वो RT क्यों होता है, तो उसको भी हम लोग आज यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक चार्ट बताया था, इस चार्ट को मैंने आपको याद करने को कहा था। मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोग प्योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच का यूज करते हो यानी कि बिफोर क्वांटम वाले अप्रोच का यूज करते हो जिसके अंदर आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है जिसको आप लोग जीरो कंसीडर करते हो, जिसका जो एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन होता है वो आपका En=Nhν होता है। इस टाइप के अप्रोच के साथ जब आप लोग क्यूब वाइब्रेशन निकालते हो यानी कि पार्टीशन फंक्शन निकालते हो वाइब्रेशन के कोरस्पोंडिंग तो आपका वो निकल कर आता है 1/(1 - e⁻⁻ℎν)
के टी। आप लोग इसको 1/1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस थीटा बाई टी भी बोल सकते हो। थीटा यहाँ पर क्या है आपके पास, थीटा वाइब्रेशन, जिसका यूज सबसे पहले आइंस्टीन ने किया था, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। उसके बाद आपने कहा था कि अगर आप लोग आफ्टर क्वांटम वाली अप्रोच का यूज करोगे, जिस अप्रोच के अंदर आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो के बराबर नहीं होती और उसका जो एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन है वो आपका बराबर होता है n+1/2 इंटू में एच न्यू, उस टाइप के केस के अंदर जो आपका वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन है वो आपका हो जाएगा e रेज टू द पावर एच न्यू अपॉन में 2 kT अपॉन में 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन में kT। इसको आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हो, या फिर आप इसको e रेज टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2t अपॉन में 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस थीटा बाय टी की फॉर्म में भी याद कर सकते हो। किसी भी फॉर्म में आप इसे याद करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म से भी आ सकता है और क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म से भी आ सकता है, और आपको पता है कि जो आपका थीटा होता है वो आपका एच न्यू अपॉन में के होता है। तो इस रिलेशन को याद कर लो और इसके अंदर से आप किसी भी एक को याद कर लो, इसको याद कर लो या फिर इसको याद कर लो। आप लोग इसको बाद में आपस में चेंज भी कर सकते हो अगर आपको थीटा और के का रिलेशन पता हो, और थीटा आपका बराबर होता है एच न्यू अपॉन में के। ये मैंने वहाँ पर लिखा भी हुआ है और ये चीज़ आपको पता भी है। तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने वहाँ पर कहा था कि आपका जो हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर आपका वाइब्रेशन जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है इंटरनल एनर्जी के अंदर वो आपका RT होता है, लेकिन जो लो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 होता है। तो हम देखते हैं कि आखिर आपका पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन से ही आप लोग क्या निकालते हो, इंटरनल एनर्जी निकालते हो, ये चीज़ आपको पता है। अगर आप लोगों को यू कैलकुलेट करना है तो आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आना पड़ेगा, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप लोग पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से ही थर्मोडायनामिक एंटिटी को निकालते हो। तो आपको यू निकालना है, यू क्या है, एक थर्मोडायनामिक एंटिटी है। अगर आपको यू को निकालना है तो आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में आना ही पड़ेगा, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप लोग पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से ही थर्मोडायनामिक एंटिटी को निकालते हो। थर्मोडायनामिक्स में आपने जो निकाला था वो आपने डेल्टा यू निकाला था, डेल्टा एस निकाला था, डेल्टा एच निकाला था, डेल्टा जी निकाला था। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट यू निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एस निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा, जी निकालना पड़ेगा, तो आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आना ही पड़ेगा। और अगर आपको उन एंटिटीज को निकालना है तो आपको पार्टीशन फंक्शन के बारे में पता होना ही चाहिए। अगर आप लोग कह रहे हो कि लो टेम्परेचर के ऊपर आपके इंटरनल एनर्जी के अंदर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन 0 था, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पार्टीशन फंक्शन क्या होगा जब आपका टेम्परेचर लो होगा। उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन है वो क्या होगा जब आपका टेम्परेचर हाई होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्योर स्टैटिकल अप्रोच से जो आपने वाइब्रेशन फंक्शन निकाला था उसको हाई टेम्परेचर पे देखेंगे, उसको लो टेम्परेचर पे देखेंगे। उसके बाद जो आपने आफ्टर क्वांटम वाली अप्रोच से अपना वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन निकाला था उसको लो टेम्परेचर पे देखेंगे और हाई टेम्परेचर पे देखेंगे। यही चीजें हमें करनी है, और जो आपके पास एक्सप्रेशन निकल कर आएगा लास्ट में उनको आपको एज इट इज याद करना है। क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली आपसे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं किस चीज की निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन एट लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर विद 0 पॉइंट एनर्जी इक्वल टू 0। यानी कि सबसे पहले मैं बिफोर क्वांटम वाले केस के लिए निकाल रहा हूं। इस केस के अंदर जो आपका एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन होता है वो आपका होता है En इक्वल टू NH न्यू। इसका मतलब E0 0, E1 1H न्यू, E2 2H न्यू, E3 3H न्यू एंड सो ऑन। तो आपका जो 0 पॉइंट एनर्जी है यहाँ पर आप इसको 0 कंसीडर करोगे। एनर्जी लेवल का जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने ये लिखा हुआ, और आपको पता है कि जो आपका पार्टीशन फंक्शन होता है प्योर स्टैटिकल अप्रोच से वो आपने निकाला था 1/1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन में KT। ये मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको हाई टेम्परेचर पे देखना है ये फंक्शन क्या होगा और लो टेम्परेचर के ऊपर देखना है। सबसे पहले मैं निकाल के देख लेता हूँ इसको लो टेम्परेचर के ऊपर। लो टेम्परेचर से मेरा मतलब क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा हो। लो कब होगा, जब वो 0 की तरफ आएगा। केल्विन स्केल की बात कर रहा हूँ, और केल्विन स्केल के अंदर 0 से नीचे आपका टेम्परेचर नहीं जाता। केल्विन स्केल के ऊपर टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता। सेल्सियस स्केल के अंदर नेगेटिव होता है लेकिन केल्विन स्केल के ऊपर नहीं होता। और मैं टेम्परेचर को यहाँ पर 0 केल्विन की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अगर T आपका 0 की तरफ जाएगा तो एच न्यू अपॉन में KT आपका क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन में K इंटू में 0। ये लगभग इसके बराबर होता है, ये आपके पास इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। अगर T आपका 0 होगा तो एच न्यू अपॉन में KT आपका इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब आपके पास e रेज टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT आप क्या लिख सकते हो, e रेज टू द पावर माइनस का इन्फिनिटी लिख सकते हो। और e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या लिखोगे आप लोग, 1 अपॉन में e रेज टू द पावर इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 0।
इसका मतलब जब आपके पास टेम्परेचर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो एच न्यू अपॉन में के टी इन्फिनिटी की तरफ करेगा, ई रेज टू दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन में के टी आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब आप इसकी वैल्यू यहां पर जीरो पुट करोगे, इस पार्टीशन फंक्शन के एक्सप्रेशन के अंदर आप लोग इसकी वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस का जीरो इक्वल टू 1 अपॉन में 1, यानी कि आपका जो पार्टीशन फंक्शन है वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया अगर आपका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। अब ये सेम चीज हम लोग कर देखेंगे हाई टेम्परेचर के केस के अंदर, और फिर इस पार्टीशन फंक्शन का यूज कर हम लोग इंटरनल एनर्जी को निकालेंगे कि आपका लो टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी क्या है और हाई टेम्परेचर के ऊपर इंटरनल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकाल लेते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर अपने पार्टीशन फंक्शन को निकाल लेते हैं। तो हाई टेम्परेचर में आपको क्या करना है, अगर आपकी टेम्परेचर की वैल्यू हाई होगी तो आपका जो एच न्यू अपॉन में के टी है, टेम्परेचर यहां पर कहां है, डिनोमिनेटर में है, एच न्यू अपॉन में के टी, अगर टी बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी। इसका मतलब एच न्यू अपॉन में के टी आपका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। तो हाई टेम्परेचर से मेरा मतलब क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो आपका एच न्यू अपॉन में के टी बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर है आपके पास ये डिनोमिनेटर में है। अगर आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब अगर टी की वैल्यू बढ़ेगी तो एच न्यू अपॉन में के टी क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू घटती रहेगी। अगर टी आपका बहुत बड़ा है तो आपका एच न्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर आपका एच न्यू छोटा हो गया तो ई रेज टू दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन में के टी को आप लोग मैथमेटिकली एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप लोगों को एक्सपोनेंशियल पावर के साथ, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल के अंदर माइनस की पावर के साथ एक्स लगा हुआ है तो आप इसको मैथमेटिकली एक्सपेंड कर सकते हो 1 माइनस एक्स के बराबर। लेकिन आप इसको 1 माइनस एक्स के बराबर सिर्फ तभी बोल सकते हो जब इस एक्स की वैल्यू आपकी क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स के अंदर अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो वो आपकी इक्वल्स टू होती है 1 माइनस एक्स के। अगर आपकी एक्स की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होगी तो यहां पर आप कह ही रहे हो कि आपका टेम्परेचर बहुत बड़ा है, इसका मतलब एच न्यू अपॉन में के टी क्या है, छोटा छोटा है। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू है क्या है, बहुत छोटी है। अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो 1 माइनस एक्स की तरह, और एक्स की किसकी जगह आपने पुट किया था, एच न्यू अपॉन में के टी की जगह, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, 1 माइनस एच न्यू अपॉन में के टी। तो इस तरीके से आपका पार्टीशन फंक्शन निकल गया है हाई टेम्परेचर के ऊपर भी और लो टेम्परेचर के ऊपर भी। उसके बाद यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर सकते हो, 1 से 1 कट जाएगा और के टी आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपका जो क्यू वाइब्रेशन है वो बन जाएगा के टी अपॉन में एच न्यू, और इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, टी अपॉन में थीटा वाइब्रेशन। इसको आप लोग टी अपॉन में थीटा वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। और यहां पर आपका जो वाइब्रेशन निकल कर आया है पार्टीशन फंक्शन, वो आपके पास क्या निकल कर आया है, 1 निकल कर आया है। अब मैंने आपको 5th लेक्चर के अंदर बताया था कि आप किस तरीके से थर्मोडायनामिक एंटिटीज को कैलकुलेट करते हो अगर आपको पार्टीशन फंक्शन गिवन होगा। तो वहां मैंने आपको यू का फॉर्मूला बताया था, फिर मैंने कहा था कि इससे आप लोग सीवी को निकाल सकते हो, फिर सीवी से आप लोग सीपी को निकाल सकते हो, सीपी से आप लोग एच को निकाल सकते हो। वहां पे मैं आपको प्रेशर का बताया था, जी का बताया था, एच का बताया था। तो सबके फॉर्मूलेज तो आपको याद है, अब आपको उनको यहां पर सिर्फ कैलकुलेट करना है। पार्टीशन फंक्शन आपके सामने है। तो मैंने आपको वहां पर यू का फॉर्मूला बताया था, आर टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी ऑफ एल एन क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये आपके पास जो फॉर्मूला था, ये आपके पास था इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको पार्टीशन फंक्शन गिवन होगा तो इस केस के अंदर आपको जो पार्टीशन फंक्शन क्या निकल कर आया, लो टेम्परेचर के ऊपर 1, यानी कि कांस्टेंट नंबर। अगर 1 आपका कांस्टेंट है तो ln1 भी आपका कांस्टेंट हो गया। अगर आप लोग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते तो आपके पास आंसर क्या निकल कर आता है, 0। इसका मतलब आपके पास डेल बाई डेल टी ऑफ एल एन क्यू क्या निकल कर आने वाला है, 0 निकल कर आने वाला है। और 0 को आप लोग आर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तब भी वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसीलिए आप लोग लो टेम्परेचर के ऊपर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोरस्पॉन्डिंग जो आपका एनर्जी कंट्रीब्यूशन होता है उसको आप लोग 0 लेते हो अगर टेम्परेचर लो रहा। अगर टेम्परेचर हाई रहा तो आप लोग क्या लेते हो, आरटी लेते हो। तो आरटी को भी हम यहां पर क्या कर लेते हैं, एक बार प्रूव कर लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि आपका जो क्यू वाइब्रेशन क्या निकल कर आया है, आपके पास के टी अपॉन में एच न्यू निकल कर आया है, के टी अपॉन में एच न्यू। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि अगर आपका पार्टीशन फंक्शन टेम्परेचर के साथ किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ है और आप उसको लोग लेकर डिफरेंशिएट करोगे तो आप किस तरीके से उसको एकदम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, विद इन सेकंड आप उसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू लिख सकते हो। आपने कहा था कि जो कांस्टेंट यहां पर अटैच होता है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कि टेम्परेचर के ऊपर पावर कितनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/T। अगर आप लोगों के पास क्यू गिवन है कांस्टेंट इनटू में टेम्परेचर और उसके पावर समथिंग, अगर आपके पास इस फॉर्म के अंदर पार्टीशन फंक्शन गिवन है तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर डायरेक्टली डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन क्यू को निकालना सिखाया था।
आपको टेम्परेचर के ऊपर जो पावर है उसको देखना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो पावर अपॉन में टेम्परेचर। इस केस में आपके पास पावर क्या है, 1 है, तो आपके पास डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन क्यू क्या होगा, डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन क्यू आपके पास क्या निकल कर आएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास निकल कर आएगा पावर अपॉन में टेम्परेचर। अगर यहां पर आपके पास पावर टी की पावर स्क्वायर होती तो आंसर क्या होता आपके पास 2/t। अगर पावर आपके पास 3/2 होती तो आंसर क्या होगा आपके पास 3/2 डिवाइडेड बाई टी, यानी कि 3/2t। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन क्यू निकाल सकते हो अगर आपके पास पार्टीशन फंक्शन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर और उसके पावर कुछ कांस्टेंट उस फॉर्म में अगर आपको गिवन होगा तो ये कुछ उसी तरीके की फॉर्म है आपके पास। इस कांस्टेंट को आप लोग भूल जाइए, टेम्परेचर पे पावर क्या है 1 है, इसका मतलब आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन क्यू आपको कितना निकल कर आएगा, 1/t निकल कर आएगा। तो डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन क्यू की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपने कह रहे थे कि जो आपका यू है वो क्या है, RT² डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अभी आप कह रहे हो कि जो आपका ये डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन क्यू है इसकी वैल्यू अभी क्या निकल कर आई है, 1/t निकल कर आई है। तो इस 1/t को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए RT² के साथ, स्क्वायर से ये t कट जाएगा, जो आंसर निकल कर आएगा क्या निकल कर आ जाएगा, RT निकल कर आ जाएगा, जिसका यूज आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के अंदर इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ते वक्त कर लिया था। वो टॉपिक आपका स्टैटिस्टिक्स थर्मोडायनामिक्स का है, मैं इसको यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने अभी तक थर्मोडायनामिक्स नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। एक्चुअली में ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का ही टॉपिक था, लेकिन इसको मैंने थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिए, ताकि स्टैटिस्टिकल पढ़ते वक्त भी आपको एक अलग ही फील आए। राइट, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लो टेम्परेचर पे 0 रहेगा और हाई टेम्परेचर के ऊपर RT रहेगा। जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई है, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और नोट्स को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी लेक्चर आपको बता रहा हूँ उसके नोट्स आपको सभी के सभी लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास 0 पॉइंट एनर्जी 0 नहीं होगी तो उस केस के अंदर आपका पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। तो जैसे हमने अभी किया है सेम वही प्रोसेस आपको करना है इस केस के अंदर भी। तो इस प्रोसेस को आप लोग खुद कर देख लीजिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि मैंने किस तरीके से चीजें की हुई है। सबसे पहले मैंने अपने पार्टीशन फंक्शन को लिखा, अगर आपकी 0 पॉइंट एनर्जी इक्वल्स टू 0 नहीं है, उसका पार्टीशन फंक्शन क्या था, e⁻ℏ-2kT इनटू में 1/1 e⁻ℏ-kT। तो ये फंक्शन आपको याद है, आपको चेक करना है कि अगर आपका टेम्परेचर लो होगा तो वही चीज आपको करनी है। अगर आपका टेम्परेचर लो रहा, अगर आपका टेम्परेचर क्या रहा 10 to 0 होगा, तो आपकी जो पूरी जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है सेम जो आपने लास्ट टाइम यूज किया उसी की वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि जो आपका पार्टीशन फंक्शन है वो सिर्फ बराबर हो जाएगा e⁻ℏ-2kT। तो क्या हो जाएगा वाइब्रेशन फंक्शन e⁻ℏ-2kT। इसको आप लोग इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, माइनस का e⁻⁻θ/2t, किसी फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो। और हाई टेम्परेचर के अंदर आपका क्या हो जाएगा, क्यू वाइब्रेशन आपका हो जाएगा kT/hν e⁻ℏ-2kT। ये जो वैल्यू है लास्ट टाइम के बाद, ये लास्ट टाइम भी जो हमने किया था अभी जब हमने 0 पॉइंट एनर्जी को 0 माने किया था, ये वैल्यू वहां से लिया मैंने। और साथ में मैंने इसे क्या मल्टीप्लाई कर दिया है, साथ में मैंने इस चीज को पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये जो पार्टीशन फंक्शन है ये आपके पास सेम है जो हमने अभी देखा था 0 पॉइंट एनर्जी का। और इसकी वैल्यू आपको पता है कि लो टेम्परेचर पे क्या वैल्यू थी, इसकी 1 वैल्यू थी, और हाई टेम्परेचर इसकी क्या वैल्यू थी, kT/hν वैल्यू थी। तो इसकी वैल्यू को आपको सिर्फ e⁻ℏ-2kT से मल्टीप्लाई करना है और इसकी वैल्यू को भी आपको याद हो जाएगी। और इस केस के अंदर हम लोग इंटरनल एनर्जी नहीं निकालेंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को निकालते वक्त आप लोग प्योर स्टैटिस्टिकल वाली अप्रोच को यूज करते हो, क्योंकि रियलिटी में सही स्टैटिस्टिकल प्योर अप्रोच वाली ही है, और उसी को यूज करके आप लोग क्या पढ़ते हो, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ते हो। तो इस केस के अंदर हम लोग यू निकाल कर नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई पार्टीशन फंक्शन देके रखेगा, इस केस के अंदर आपसे पूछेगा यू क्या है, तो आप लोग जिस मेथड से आपने यू निकाला था RT² डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वहीं पर आप लोग इस क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए और वहां से आप लोग यू को निकाल सकते हो। इस अप्रोच को यूज कर भी आप लोग यू को निकाल सकते हो, अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक करेगा तो जो चीजें आपको पढ़नी थी वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन से, वो मैंने यहाँ पर लास्ट में एक चार्ट के तरीके से लिखा हुआ है। इस चार्ट को याद कर लिए, जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई है पार्टीशन फंक्शन की वाइब्रेशन की कोरस्पॉन्डिंग, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है, और इतनी ही बातें आपको पढ़नी है। चार्ट आपको याद होगा तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे जो प्रीवियस ईयरली CSIR नेट के अंदर और गेट के अंदर आपसे पूछे गए हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बार मैं इस चार्ट को बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इसको रीड करना है। ये जो पहली अप्रोच मैंने लिखी हुई है, कौन सी लिखी हुई है मैंने आपको,
प्योर स्टैटिस्टिकल। मुझे कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो En क्या है, NH/nu। तो अगर आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन NH/nu होता है, इसका मतलब ये क्या, कौन सी अप्रोच है, प्योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, बिफोर क्वांटम वाली अप्रोच है। इसके अंदर जो आपके पास वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन था वो क्या था, 1/1 e⁻⁻ अगर आप लोग लो टेम्परेचर के ऊपर देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी, हाई टेम्परेचर इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, kT/h निकल कर आएगी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में, प्योर स्टैटिस्टिकल के बारे में पता होनी चाहिए। जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई है, उसके बाद ये सेम बातें आपको पता होनी चाहिए किसके लिए, आफ्टर क्वांटम वाले के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो आपका हो जाएगा n+1/2 इंटू में h/nu। जो आपके पास क्यू वाइब्रेशन है, आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन है वाइब्रेशन का, वो आपके पास हो जाएगा e⁻⁻h/2 kT/(1 e⁻⁻h/2 आप इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, और मैंने आपको एक थीटा वाली फॉर्म बताई थी, उस फॉर्म के अंदर भी आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लो टेम्परेचर के ऊपर देखोगे तो इसका आंसर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ e⁻⁻h/2 kT को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ भी और आपके पास kT/h/nu के साथ भी। तो आप लोग इसको भी थीटा की फॉर्म में भी याद कर सकते हो, और आप लोग इसको माइनस का h/2 kT वाली फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हो। चॉइस आपकी है, पर आपको एक पूरा चार्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और क्वेश्चन हर एक पार्ट से आया है। क्वेश्चन इससे भी आया है, क्वेश्चन यहाँ से भी आया है, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आया है, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आया है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को याद नहीं करोगे, सिर्फ इस वाले पार्ट को याद कर लोगे। आप इस वाले पार्ट को याद करोगे, यहाँ तक आपने पढ़ा है पूरी स्टैटिस्टिकल को, इसमें आपने टाइम लगाया है, लेकिन क्वेश्चन आपका मान लो हाई टेम्परेचर से आ गया और वो चीज़ आपको आती नहीं है, तो आपने जितना टाइम लगाया इसके ऊपर वो टाइम भी आपका सारा वेस्ट हो रहा है। तो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ो CSIR नेट की तैयारी करते वक्त, एक बात ध्यान रखिए कि जिस भी टॉपिक को स्टार्ट करो उसको खत्म करो और पूरा सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, या फिर ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस से रिलेटेड इतना डीप में नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको डीप में भी पढ़ना है, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है। और RJ एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके से बताया जा रहा है कि आपका सिलेबस सारा कवर हो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर सको। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं जनरली आपको क्लास के अंदर भी कराता हूं। बाकी चैप्टर से खत्म होने के बाद आपको DPP सीरीज मिल जाएगी, जहां पर आपको एक ईयर वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उसका हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग वहां पर मुझसे वो चीज़ पूछ भी सकते हैं। तो ये चार्ट उम्मीद करता हूँ आपको याद हो भी गया होगा, इतनी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयरली आपसे गेट के अंदर और CSIR नेट के अंदर पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। पहला क्वेश्चन मैं आपको सामने पढ़ देता हूं। द वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन फॉर अ मॉलिक्यूल विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी म्यू इज। सिर्फ और सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा है, और फॉर्मूला पूछने के ही वो आपको नंबर दे रहा है। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो पहला जो आपके पास है ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर आप लोग प्योर अप्रोच से जाओगे तो आपके पास आंसर क्या निकल कर आता था, Q = 1/(1 e⁻⁻h/2 kT। फिर आपने कहा था अगर आप लोग बिफोर क्वांटम वाली में जाओगे तो आपके पास Q क्या निकल कर आता था, e⁻⁻⁻h/2 kT ये आपके पास निकल कर आता था किस चीज़ के लिए, बिफोर क्वांटम के लिए। तो बिफोर क्वांटम भी आपने लिख लिया, और आपने किसके लिए लिख लिया, प्योर स्टैटिस्टिकल के भी लिख लिया। अब आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए। तो पहला तो कोई सा भी नहीं है। सेकंड क्या है, 1 e⁻⁻h/2 kT, ये भी किसी के अंदर नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, -Q1, यानी कि आपके पास क्या है, 1/(1 e⁻⁻h/2 kT। और यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है, ये आपके पास ऑप्शन है e⁻⁻h/2 kT (1 e⁻⁻h/2 kT। ये आपके पास इस तरीके का ऑप्शन है। तो आपको किसको टिक करना है, यहाँ पर डी को टिक करना है। ध्यान रखिए आपको यहाँ पर सी को टिक नहीं करना। अगर आपके पास प्योर स्टैटिस्टिकल और बिफोर क्वांटम दोनों ही ऑप्शन है तो आपको कहाँ पर जाना है, बिफोर क्वांटम के ऊपर ही जाना है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है CSIR नेट 2014 का, यानी कि अभी रिसेंटली आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द लो एंड हाई टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन थीटा = h/k, यानी कि आपको पार्टीशन फंक्शन लिखना है हाई टेम्परेचर के ऊपर और लो टेम्परेचर के ऊपर। ये भी आप लोग कर सकते हो, मैंने अभी ऊपर ही लिखा हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हो कि आप इसके अंदर क्या है, सही आंसर कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है गेट 2005 का। गेट 2005 के अंदर 2 क्वेश्चन आ रखे हैं सिंपल टॉपिक से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन से ही गेट के अंदर 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। बहुत मायने रखता है कि अगर एक एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए, वो भी गेट के एग्जाम के अंदर सेम टॉपिक से, वो एक टॉपिक के भी सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे हैं, वो भी 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, द मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन फॉर अ सिस्टम इन विच एनर्जी लेवल आर इक्विस्पेस्ड बाय E इज।
अब आपको क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले डरना नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके का बना दिया गया है, पता आपको सब कुछ है, बस आपको हर एक चीज़ का यूज़ करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, जैसा आपने अभी तक देखा कि नेट का क्वेश्चन देखा आपने, फिर गेट का भी देखा, डायरेक्ट फॉर्मूले आपसे पूछ लिए। लेकिन अगर आपसे वो क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ देखना कि क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला क्या गया है। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ता हूं। द मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन फॉर अ सिस्टम इन विच एनर्जी लेवल आर इक्वी स्पेस्ड बाय ई। इसका मतलब एनर्जी लेवल इस तरीके से ड्रॉ कर रखें कि उनके बीच का गैप क्या है, ई है। जैसे कि मैं यहाँ पर एनर्जी लेवल बना देता हूँ, तो एनर्जी मैंने स्टार्टिंग क्या मान ली 0, फिर मैंने क्या मान ली ई, फिर मैंने क्या मान ली 2e, फिर मैंने क्या मान ली 3e। इसका मतलब जो इनके बीच का गैप है वो क्या लिया है, मैंने ई लिया है। इनके बीच का जो गैप है वो मैंने क्या लिया है, ई लिया है। अब मैंने इसको ई ही क्यों लिया है, मैंने इसको 0 से ई फिर मैंने 2e क्यों लिया, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे लिए क्या हो गई है, आसान हो गई है। तो आप इसको किसी भी फॉर्म के अंदर लेके चल सकते हो। आपके जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ई ही होना चाहिए। उसने दिया हुआ है कैसे हैं ये, इक्वी स्पेस्ड हैं। आपसे वो क्या पूछ रहा है, पार्टीशन फंक्शन पूछ रहा है। अब पार्टीशन फंक्शन में यहाँ पर बीटा का यूज़ किया है इसने कि अब ये बीटा की टर्म क्या हो गई, तो बीटा को आप लोग वहाँ पर पढ़ोगे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, जब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर को। अभी के लिए आप याद रखो कि 1 में जो KT होता है वो आपका किसके बराबर होता है, बीटा के बराबर होता है। आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर को देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को आराम से बताया हुआ है। जब मैंने क्या पढ़ाया था, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाया था, उस वहाँ से मैंने इस रिलेशन को प्रूव किया था कि आपका जो 1 में KT है वो आपका बीटा के बराबर होता है। तो अब आपको समझ आ गई कि जो आपके पास 1 में KT है वो आपके पास क्या है, बीटा है। यानी कि hν में KT के अंदर जो आपके पास ये 1 में KT है, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, बीटा लिखा हुआ है। और hν आपके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, जो उसने क्या दे रखी है, ई दे रखी है। तो ई और बीटा जो यहाँ से टर्म निकल कर आएगी वही आपके पास क्या है, ऑप्शन के अंदर है, बीटा और ई। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, एनर्जी लेवल को ड्रॉ करना है, अपने पार्टीशन फंक्शन को लिख देना है बाय द डेफिनेशन। जो डेफिनेशन क्या है पार्टीशन फंक्शन की, आपको पता है कि जो आपका क्यू होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ GI e⁻ KT। अगर पार्टीशन फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिया गया, एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं, तो आपको इसी डेफिनेशन के साथ चलना है। और इस डेफिनेशन से आप लोग क्या निकाल सकते हो, पार्टीशन फंक्शन को इजीली निकाल सकते हो। एनर्जी लेवल्स गिवन होंगे तो आप लोग डेफिनेशन का यूज़ करिए। अगर आपको डायरेक्टली गिवन होगा वाइब्रेशन मोशन का, वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, तो वो आपको डायरेक्टली क्या है, याद है। उसके लिए आप लोग फिर से लेवल बनाकर इस तरीके की एनर्जी की वैल्यू को वहाँ पर पुट कर नहीं देखोगे। तो आपका क्यू क्या हो जाएगा, G0 e⁻e⁻ KT प्लस G1 e⁻e⁻ KT। तो डीजेनरेसी क्या होती है, वाइब्रेशन की कोरस्पॉन्डिंग आपके पास हमेशा 1 ही होती है। तो आपका G0 भी 1 होगा, G1 भी 1 होगा, G2 भी 1 होगा, सारे क्या हो जाएंगे आपके पास 1 हो जाएंगे। और एनर्जी गैप आपको दे रखा है, आपको पता है कि n=0 के लिए आपके पास एनर्जी कितनी है, 0 है। फिर आपको पता है कि n=1 के लिए आपकी एनर्जी कितनी है, E है। फिर आपको पता है कि n=2 के लिए आपकी एनर्जी कितनी है, 2 ही है। तो वैल्यू को आप पुट करते जाइए। उसके बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, e⁻e KT को मैंने x बोल दिया, ताकि मैं मैथमेटिकली इसको बाद में एक्सपेंड कर सकूं। जैसे ही मैं इसको एक्सलेट करूंगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, q = 1 + x + x² + x³। और मैंने कहा था कि इसका समेशन क्या होता है, 1/1 - x। ये मैंने आपको बताया था वाइब्रेशन पार्टीशन के फंक्शन को जब मैं ड्राइव कर रहा था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इसका सम आपके पास क्या निकल कर आएगा, 1/1 - x निकल कर आएगा। और इसको आप लोग याद भी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको इस एक्सपेंशन का यूज होगा। तो आप इसको याद कर लीजिए कि 1 + x + x² + x³ अगर आप सम करोगे तो आपके पास समेशन निकल कर आएगा 1/1 - x। इसको आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करना है। आपके पार्टीशन से सीधे से निकल कर आ गया। ऑप्शन को चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। क्वेश्चन अगर कैसा भी हो, आपने सब पढ़ रखा है, आपको आता है, बस आपको उसको तरीके से क्वेश्चन को समझना है और तरीके से अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द एनर्जी लेवल n=1 इज नेग्लेक्टिंग 0 पॉइंट एनर्जी एंड अज्यूम hν = KT। आपको गिवन है कि जो आपका hν है वो KT के बराबर है और आपको 0 पॉइंट एनर्जी वाले अप्रोच को यूज़ करना है, यानी कि आपकी E0 0 है, यानी कि आपको प्योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच वाला पार्टीशन फंक्शन यहाँ पर यूज़ करना है। आपको क्या निकालना है, आपको P1 निकालना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर आपको सिर्फ पार्टीशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और पार्टीशन फंक्शन आपको पता है वाइब्रेशन कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है। तो इस क्वेश्चन को कर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ कराई है। अभी तक ये नेट पेपर के अंदर नहीं आया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के आने
आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, चाहे वो CSIR नेट का हो या फिर आपका गेट का हो। तो इस क्वेश्चन को कर देखिए, जो भी सही आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आपको ही पता हो कि आपका आंसर सही है। और जिन बच्चों ने इसका आंसर, जो बच्चे इनका आंसर नहीं निकाल पाए, उनको एटलीस्ट आंसर का पता हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर को नेक्स्ट पार्ट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अभी किसी पेपर के अंदर नहीं आए लेकिन आने के चांसेस पूरे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपसे प्रीवियसली पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा हुआ है गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एट टेम्परेचर T द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए हार्मोनिक ऑक्सीलेटर विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी म्यू इज गिवन बाय। आपको यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन उसने दे रखा है। ये जो पार्टीशन फंक्शन है ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और पार्टीशन फंक्शन देखते ही आप लोग बता पाओगे, इसको देखते ही आप बता पाओगे कि जो पार्टीशन फंक्शन है ये बिफोर क्वांटम वाली अप्रोच का है। यानी कि आप लोग यहाँ पर बिफोर क्वांटम वाली अप्रोच का यूज करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आगे पढ़ते हैं। फॉर hν अपॉन में kT इज इक्वल टू 3 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल स्टेट इज। ये आपके पास अप टू 2 डेसिमल में आपको इसका आंसर देना है, और इसका आप बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। आपको अब ये भी पता है कि आपका hν अपॉन में kT क्या है, आपको ये पता है कि आपका वाइब्रेशन पार्टीशन क्या है, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी आपको पता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर देखिएगा, और इसका जो भी आंसर निकल कर आता है उसे प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, फॉर द सेम रीजन जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग भी दिया था। एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई either of two energy levels, the ground state energy 0 and excited state with E greater than 0 at a finite temperature. The probability of occupying the first excited state level will be इफ KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन टीफर के अंदर आया हुआ है, और टीफर के अंदर वो बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी इसके अंदर दम नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे, आपको बताना है कि एक पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई, 2 एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। एनर्जी लेवल क्या दिए हुए हैं, 2 आपको दिए हुए हैं। पहला क्या आपके पास 0 के बराबर है, इसमें लिखा है, पहला क्या है 0 है, और जो फर्स्ट एक्साइटेड है उसकी एनर्जी क्या है, E है, और इसी की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, तो ये 0 से ऊपर बनेगा। एट ए फाइनाइट टेम्परेचर T द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट ये क्या हो जाएगी आपके पास, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, P1 निकालना है। तो सेम बार बार वो आपसे प्रोबेबिलिटी तो निकलवा रहा है, हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम चीज़ करवा रहा है। आपको सब चीज़ पता है, आपको पार्टीशन फंक्शन पता है, आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है। ऊपर से इसने आपको क्या दे रखा है, आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर E अपॉन में KBT है, तो KBT टर्म में आपको आंसर निकालना है, और E जो है वो आपके पास इसकी एनर्जी दे रखी है जिसका आप लोग यूज करोगे फॉर्मूले के अंदर, तो वहाँ पर E भी आएगा। यानी कि सब चीज़ें आपको गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस आंसर को करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसके आंसर को भी आप लोग निकाल कर देखिए, और जो भी आंसर आपका निकल कर आता है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज कमेंट कीजिएगा। ये जो टिक मैंने यहाँ पर लगा रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर ए है, 0 इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ए इसका आंसर नहीं है। तो इनमें से कोई आंसर होगा और उसके आंसर को आप निकालिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर नेग्लेक्टिंग 0 पॉइंट एनर्जी आर EN इक्वल टू NHν। आपको इससे भी पता है कि 0 पॉइंट एनर्जी यहाँ पर नेग्लेक्ट करनी है, और आपको अगर ये दे रखा है तो आपको ये चीज़ भी पता है, क्योंकि इतना तो आपने अभी तक पढ़ लिया। उसके बाद फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 इज अप टू इन्फिनिटी अज्यूमिंग hν इक्वल टू KBT द पार्टीशन फंक्शन इज। पार्टीशन फंक्शन आपको पता है कि अगर आपको प्योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगानी तो क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस E रेज़ टू द पावर माइनस hν अपॉन में KT। आपको गिवन है कि जो आपका hν है वो KBT के बराबर, यानी कि ये रेशियो क्या हो जाएगा पास 1 हो जाएगा, यानी कि E रेज़ टू माइनस C क्या हो जाएगा पास 1/E हो जाएगा, यानी कि जो आंसर निकल के क्या आएगा E अपॉन में E माइनस का 1। तो ये आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शन आपके पास इस फॉर्म में भी है, जो आपके पास डी ऑप्शन है वो आपके पास यही है, तो इसका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो 20-20 सेकंड में 25-25 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, अगर आपको सारे के सारे पार्टीशन फंक्शन आराम से याद है। इसीलिए आपको सारे के सारे पार्टीशन फंक्शन याद होने चाहिए। अगर आपका हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, प्योर स्टैटिस्टिकल है, बिफोर क्वांटम है, सारे के सारे पार्टीशन फंक्शन को याद करो। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन दिखाया है जो आपसे अलग अलग जगह से पूछा गया है। लो टेम्परेचर भी पूछ लिया है उसने, आपने प्योर स्टैटिस्टिकल भी पूछ लिया है उसने, बिफोर क्वांटम भी पूछ लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस के अंदर आधा ही है, आपको सारा पढ़ना है। जितना भी मैंने पढ़ा है वो सारा के सारा रेलिवेंट है आपके एग्जाम के सिलेबस से, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जैसा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन के बारे में, सेम वही चीज़ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके पास वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन था वो आपका खत्म हो गया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ
गैसेज बच जाएगी, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल खत्म। तो अब आपका शुरू हो रहा है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। आज हम लोग इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर पार्टीशन फंक्शन आप किस तरीके से इसका निकालोगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन को निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, हम अभी तक कह रहे थे जो आपके पास वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है, यानी कि आप जो डेल्टा ई की बात कर रहे थे, आपके पास मान लीजिए वाइब्रेशन के लेवल्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस था डेल्टा ई का, वो लगभग किसके बराबर था, के टी के बराबर था, के बी टी के क्या था, बराबर था। इसीलिए आप कह रहे थे कि लो टेम्परेचर सेंसिटिव है, लो टेम्परेचर पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा और हाई टेम्परेचर पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये चीज़ें आप लोग अभी तक कर चुके हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की, तो अगर मैं ट्रांसलेशन के लेवल बनाऊँ तो इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसके बीच जो डेल्टा ई होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा छोटा होता है के बी टी से। ये इतना ज़्यादा छोटा होता है कि इसके बीच का जो गैप है वो इतना कम होता है कि आपको एक कॉन्टिन्यूटी से यहाँ पर दिखती है। इसका गैप क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। वाइब्रेशन के अंदर ये गैप ज़्यादा होता है, लगभग बराबर होता है वाइब्रेशन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपका जो डेल्टा ई है वो ज़्यादा होता है केबीटी से, तो उस केस के अंदर हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जो आपके पास ट्रांसलेशन है, इसके अंदर ये गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। और जो आपका रोटेशन लेवल होते हैं, उस केस के अंदर भी आपका डेल्टा ई क्या होता है, छोटा होता है केबीटी से। यानी कि रोटेशन को पढ़ते वक्त और ट्रांसलेशन को पढ़ते वक्त जो आपके पास ये एनर्जी लेवल से बनेंगे, ये आपके पास लगभग कंटिन्यूस एनर्जी लेवल बनते हैं। ये है रोटेशन की कोरस्पॉन्डिंग और ये है ट्रांसलेशन की कोरस्पॉन्डिंग। ट्रांसलेशन की कोरस्पॉन्डिंग और रोटेशन की कोरस्पॉन्डिंग, दो लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो आपका छोटा होता है केबीटी से। अगर वो गैप छोटा हो गया तो लेवल्स आपको कैसे दिखते हैं, आपको कंटिन्यूस लेवल की तरह दिखेंगे। अगर आपको एक कंटिन्यूस लेवल की तरह दिखेंगे तो इनको ऐड करने के लिए आपको समेशन, यानी कि समेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसको ऐड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन को डिराइव करना है तो वहां पर आप लोग, जब तक आपने अभी तक जितने भी समेशन का यूज किया है, वहां पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। पहला डिफरेंस तो ये है। इंटीग्रेशन क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास यहां पर जो डेल्टा ई है, ट्रांसलेशन की कोरस्पॉन्डिंग जो आपका डेल्टा ई है वो बहुत छोटा है केबीटी से। अगर वो बहुत छोटा है तो एनर्जी लेवल जो है वो एक कंटिन्यूटी वहां पर आ जाएगी। और अगर वहां पर कंटिन्यूटी आ गई तो उस केस के अंदर आप लोग समेशन का यूज नहीं करते, आप लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हो। तो इसीलिए हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। सेम बात मैं आपसे कह रहा हूं कि रोटेशन के लेवल के अंदर जो आपके पास रोटेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसके बीच का जो गैप होता है वो भी आपका छोटा होता है केवीटी से। तो उस केस के अंदर भी कंटिन्यूटी आ जाती है और उस केस के अंदर भी हम लोग समेशन का यूज नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इसका मतलब ट्रांसलेशन को पढ़ते वक्त, रोटेशन को पढ़ते वक्त हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। वाइब्रेशन के केस में मैंने समेशन का यूज किया था और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर भी मैं किसका यूज करूंगा, समेशन का यूज करूंगा। तो जो बात मैंने आपको बताई वो चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है। द एनर्जी गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स इन ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल इज वेरी स्मॉल देन द केबीटी, सो इट सीम्स कंटिन्यूस एनर्जी लेवल। जनरली जो आपका क्यू होता है वो समेशन ऑफ जी आई ई रेज टू द पावर माइनस ई आई अपॉन में केबीटी होता है। एज डेल्टा ई इज छोटा ऑफ केबीटी, सो समेशन मे बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन एंड लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम 1 to infinite टू 0 to infinite। ये मैंने लिमिट क्यों चेंज करी, मैं लिमिट इसलिए चेंज करूँ, देखिए सबसे पहली बात, आपने जो वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन पढ़ा था उसके अंदर आप लोग क्वांटम नंबर यानी कि n को 0 1 2 3 4 ले रहे थे। क्योंकि आपके पास जो वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन होता है, जो आपके पास वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसकी ग्राउंड स्टेट जो होती है वो n = 0 से शुरू होती है। तो वहां पर आप लोग क्या ले रहे थे, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 ले रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन मोशन की या फिर ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल्स की, तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट शुरू होती है वो आपके पास 1 से शुरू होती है। ये चीज़ आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़कर आए हो, जहां पर मैंने आपको पार्टिकल मंडी बॉक्स से ट्रांसलेशन मोशन को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग क्वांटम को ही पढ़ लीजिए। क्वांटम अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो स्टैटिस्टिकल बहुत इजी लगेगी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत आराम से हो जाएगी। तो क्वांटम बेस है केमिस्ट्री का, क्वांटम को आपको जरूर पढ़ना है। क्वांटम को बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आपने क्वांटम को पढ़ लिया तो काइनेटिक्स के अंदर भी उसकी हेल्प मिलेगी, स्टैटिस्टिकल के अंदर भी हेल्प मिलेगी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी हेल्प मिलेगी। और क्वांटम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आराम से आप लोग उसे आराम से कर सकते हो। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, आपको आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्वांटम केमिस्ट्री को ढूंढना है और फर्स्ट लेक्चर से आपको सिर्फ सुनना शुरू करना है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स देख लिए तो डेफिनेटली आपको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग टॉपिक अगर केमिस्ट्री का कोई है तो वो है क्वांटम केमिस्ट्री। उसको ज़रूर पढ़िए ताकि आपको बाकी सारी केमिस्ट्री पढ़ते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। इवन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आपको अच्छे समझ में आएगी अगर आपको क्वांटम केमिस्ट्री आती है। ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वहाँ पर भी आपको क्वांटम केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी हम लोग इसी की बात करते हैं।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी, जो आपके पास लिमिट्स है, वो 1 से इन्फिनिट की जगह 0 से इन्फिनिट कह सकते हो। आप कह रहे हो कि ट्रांसलेशन मोशन की कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट जो है वो n=1 से शुरू होती है। लेकिन आप ये भी कह रहे हो जो डेल्टा ई है वो इतना छोटा होता है कि आपको ये कंटिन्यूटी नजर आती है, आपको क्या नजर आती है, कंटिन्यूटी नजर आती है, और आप लोग क्या करते हो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हो। अगर इतना ही छोटा गैप है, इतनी ही कंटिन्यूटी है, तो आप 1 से शुरू करो या 0 से शुरू करो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर मैं 0 से क्यों कर रहा हूँ? मैं 0 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 0 से इन्फिनिट के लिए जो इंटीग्रेशन आपके पास आगे आने वाला है उसके लिए 0 से इन्फिनिट के लिए मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू याद कराई थी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, और डायरेक्ट वैल्यू मैं याद कराऊंगा आपको इस केस के अंदर। और आप लोग लिमिट को 1 से इन्फिनिट लगोगे तो इंटीग्रेशन आपका जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए आपने लिमिट को 1 से इन्फिनिट की जगह 0 से इन्फिनिट कर दिया। और एक्सप्लेनेशन क्या थी? आपने कहा कि आपके पास एनर्जी लेवल इतने ज़्यादा कंटिन्यूस हैं, बहुत पास हैं, तो 0 शुरू कर लो या फिर 1 से शुरू कर लो, बात क्या है? सेम है। तो मैं किससे शुरू करूंगा? 0 से शुरू करूंगा, ताकि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद करने में भी कोई दिक्कत ना हो। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई, लिमिट आपकी स्मॉल होगी बिकॉज स्पेसिंग इज स्मॉल। आप कह सकते हो कि डेल्टा ई जो है वो बहुत छोटा छोटा होता है, आपके पास जो एनर्जी लेवल है बहुत कंटिन्यूस हो जाएंगे। अगर वो एनर्जी लेवल कंटिन्यूस हो गए तो जो आपका समेशन है वो इंटीग्रेशन के अंदर चेंज हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से आपको आगे चलना है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि वाइब्रेशन के केस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक केस के अंदर आपका जो डेल्टा ई है वो या तो बड़ा होता है केबीटी से, और वाइब्रेशन के केस के अंदर क्या होता है? वो लगभग बराबर होता है। ये बराबर होता है या फिर बड़ा होता है, इसी केस में आप किसका यूज करते हो? समेशन का यूज करते हो। लेकिन ट्रांसलेशन और रोटेशन के केस के अंदर आपका जो डेल्टा ई है ट्रांसलेशन में छोटा होता है और रोटेशन के अंदर छोटा होता है केबीटी से, इसीलिए आप लोग यहाँ पर किसका यूज करते हो? इंटीग्रेशन का यूज करते हो। तो आज मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन का कि आप किस तरीके से इसको डिराइव करने वाले हो। मैंने ये बताया है कि आपकी लिमिट क्या है और आपका इंटीग्रेशन क्या है, किस तरीके से डिराइव करेंगे। बहुत आराम से हो जाएगा, 1D के लिए करेंगे, 2D के लिए करेंगे, 3D के लिए करेंगे, तीनों को याद कर लेंगे, याद भी आराम से हो जाएगा और फिर क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आपको करना क्या है? आपको बस इस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर देखना है, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन भी ईजिली सॉल्व कर दोगे। ये सेम चीज़ रिपीट करेंगे, रोटेशन कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, और आपका स्टैटिस्टिकल खत्म। तो आज हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, कुछ क्वेश्चन करे थे वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग और ट्रांसलेशन कॉरेस्पॉन्डिंग, हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। और अपने जो यूट्यूब की जो आपकी ऐप होती है उसका नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अगर उसका नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा और आपने बेल आइकन दबाया है तब भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास नोटिफिकेशन आए तो यूट्यूब से सेटिंग में जाकर भी अनेबल कीजिए, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर घंटी को भी ज़रूर दबाइए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी लेक्चर्स की। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे अकेडमी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। आप हमें फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज़ एप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।